Good evening, dear students. Today, class 8 civics chapter 1 part 2 final part, we will start our lecture series. In our previous lecture part 1, we have studied about what is constitution and how in India we have adopted constitution. But now we will study from the topic known as constitution as the primary source of laws. Means all laws generated from this constitution only. The laws which are followed in India all are come under constitution and various acts given in constitution. So the topic is constitution as the primary source of laws. Now here, what are primary sources? So answer is, primary sources are the actual laws and rules issued by governing bodies that tell us what we can and cannot do. प्राइमरी सोर्स, प्राथमिक स्रोत किसी भी नियम या कानून के वो होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हम क्या कर सकते हैं एज पर द लॉ और क्या नहीं कर सकते हैं. ओके, नाउ सिंस वी नो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फंडामेंटल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और रूल्स और लॉज अराउंड विच ऑल अदर लॉज इज डिराइव्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड. संविधान एक ऐसा सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, जिसमें बहुत सारे नियम, रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हुए हैं एंड वी हैव टू फॉलो दैट. नाउ प्लीज नोट फ्यू टर्म्स फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. फर्स्ट वन इज द legitimacy. Legitimacy is the quality or the state of being legitimate. Legitimate is acceptable. This term means acceptable as per the law. जो कानूनी रूप से मान्य है, जो सही है as per the law, as per the constitution. Second is the enshrined. Enshrined means preserve, सुरक्षित रखना, keep safe, preserve a right or a tradition or an idea in a form that ensures it will be protected and respected. Third, uphold. Uphold करना, support करना, which is correct as per the rules. जो चीज़ नियम के अनुसार सही है उसको support करना. For example, to support a decision etc. especially when other people are against it. अगर पूरी दुनिया किसी गलत चीज़ को मान रही है, बट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द लॉ, द थिंग्स विच इज राइट दैट टू बी सपोर्टेड, इट मीन्स अपहोल्ड. वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट. फोर्थ, द पब्लिक इंटरेस्ट. Public interest, most of the time in our TV channel or in newspaper ad, there are certain guidelines given by the government in the interest of public. Public interest means for the welfare or well-being of the general public or society. लोगों और समाज की भलाई में जो चीज़ें, जो कानून फॉलो किए जाते हैं, that is known as public interest. Now fifth is the govern. Govern करना, rule करना, शासन करना. To rule or control the public affairs of a country or city or nation etc. Now sixth is the infringe. Infringe means to reduce or limit somebody's right or freedom. Infringe करना, सीमित करना, लगाम लगाना, एक सीमा तय कर देना किसी भी चीज़ की, क्योंकि अति सही नहीं होती, या पूरे अधिकार किसी एक को दिए जाए वो सही नहीं होते. नाउ सेवेंथ इज द डिसेंट. डिसेंट मीन्स टू डिसेंट. टू डिसेंट इज टू पब्लिकली डिसएग्री, असहमति जताना, व्यक्त करना. पब्लिकली
with an official opinion or decision. For example, if something is wrong as per the public interest, अगर गवर्नमेंट for example a government, if a government taken a decision or form a rule, गवर्नमेंट ने या सरकार ने कोई ऐसा नियम या रूल बना दिया है या ऐसा एक्ट बना दिया है जिससे सम या उनका हित प्रभावित हो रहा है, तो ऐसे में हमें विरोध करने का पूरा अधिकार है. मीन्स वी हैव द राइट्स टू डिसेंट. एट्थ इज द एजिटेशन. एजिटेशंस मीन्स संघर्ष करना, सत्याग्रह के ही जैसा है, बट एजिटेशन सम टाइम इट मे बी वायलेंट. हिंसा का इस्तेमाल हो जाता है एजिटेशन में कभी. एजिटेशन इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ फीलिंग इरिटेटेड और रेस्टलेस. एजिटेशन संघर्ष करना अपनी बात मनवाने के लिए या जो सही है सही का सपोर्ट करने के लिए. एजिटेशन संघर्ष करना. नाउ विल स्टार्ट हियर. टॉपिक इज द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल लॉज. नाउ all laws derive their legitimacy authority from the constitution. सभी जो नियम है, रूल्स हैं, दे आर गेटिंग देयर लेजिटिमेसी एंड अथॉरिटीज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन के ही अंतर्गत उनको पूरे राइट्स और अधिकार दिए गए हैं. दिस मीन्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल आवर लॉज एंड प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क विद इन विच ऑल लॉज आर मेड एंड एग्जीक्यूटेड. In India, we follow Constitution of India, and in Indian Constitution we have different laws for different things, and as per the law we are executing, we are working on that. Any law that goes against the spirit of democracy as enshrined in the Constitution of India is declared unconstitutional. अगर कोई नियम, कोई रूल जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत नहीं है या कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है, बताया नहीं गया है, ऐसे नियम को अगर गवर्नमेंट बनाती है, सरकार बनाती है, तो वह नियम, दोज लॉज एंड रूल्स विल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक होंगे, मान्य नहीं किए जाएंगे. दे विल नॉट बी recognized by the public itself. In a democracy like India, it is mainly the rights and interest of the public that guides the framing of new laws. भारतीय लोकतंत्र जहाँ पे हम लोगों के अधिकारों और समाज की भलाई की बात करते हैं, हम वहाँ पे ऐसे लॉज फ्रेम करते हैं, ऐसे नियम कानून बनाते हैं जो लोगों की भलाई के लिए हों, फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स, सिटीजन की भलाई के लिए हों. ऐसे लॉ हम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिपेयर करते हैं. नाउ सेकेंड, रूल ऑफ लॉ. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपहोल्ड्स द रूल ऑफ लॉ. This means that the laws of a country are binding on everyone and everybody is equal before the law. It means rule of law. भारत देश में as per the constitution, in India as per the constitution, we all are equal. Everyone and everybody has equal rights and we are same in front of the law. कानून के सामने हम सभी समान हैं. No one, not even the prime minister or the president of the country is above the law. कोई कानून से ऊपर नहीं है. The rule of law ensures that the country is not governed by political leaders but by the law. The rule of law, कानून का सिद्धांत ये बताता है कि ये हमारा जो प्यारा देश है ये लॉज पे चलता है. कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड
जो रूल्स हैं उन पे चलता है, नॉट बाय पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टी। आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ पीपल एंड लिमिट्स द राइट ऑफ द गवर्नमेंट। लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है और गवर्नमेंट को एक लिमिट तक ही कुछ राइट्स दिए जाते हैं। रूल ऑफ लॉ इज दस सेंट्रल टू द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। रूल ऑफ लॉ देश को चलाने और लोकतंत्र को बनाए रखने में अपनी मुख्य भूमिका निभाता है और अच्छे से संचालन करता है, स्मूथ फंक्शनिंग। Now second is the law and dissent. Laws are made to protect the interest of public. From time to time, however, people are compelled to protest against laws that infringe on their freedom or go against the larger interest of society. Laws which are mentioned in the constitution, they are only for the public interest. वो लोगों की भलाई के लिए है. But when few laws which hurts or which made comfortable a certain segment of society or people or infringe their freedom, अगर किसी की स्वतंत्रता को हम ओवर रूल करते हैं या स्वतंत्रता को बाधित करते हैं, रोकते हैं, then the people have the rights to dissent it. Dissent means when people strongly disagree, असहमति जताना, व्यक्त करना, with a law or a decision taken by the government. अगर सरकार कोई गलत नियम या कानून बनाती है जो लोगों को प्रभावित कर रहा है, उनकी स्वतंत्रता को प्रभावित कर रहा है, then the people have the rights to disagree with that. This is known as dissent. And they give voice to disagreement. This is known as dissent. Dissent allows people to participate actively in functioning of a democracy. लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए ये जरूरी है. It enables them to challenge any law or policy introduced by the government that runs counter to democratic values upheld by the Constitution. In India, there have been many instances of people protesting against a law that appeared to threaten public interest. हमारे भारत में कुछ ऐसी घटनाएं भी घट चुकी हैं जहां पर लोगों ने अपनी असहमति, डिसएग्रीमेंट को दर्शाया है, व्यक्त किया है. लेट अस स्टडी टू सच मोमेंट्स. आइए इन दो मोमेंट्स, दो आंदोलनों के बारे में जानते हैं. द फर्स्ट इज द सॉल्ट सत्याग्रह एंड अदर इज द एंटी लीकर कैंपेन. एक है नमक सत्याग्रह और दूसरा है एंटी लीकर कैंपेन, नशेबंदी के खिलाफ किया हुआ आंदोलन. सो विल स्टार्ट विथ द सॉल्ट सत्याग्रह. द सॉल्ट सत्याग्रह or the Dandi March was launched by Mahatma Gandhi in 1930 as a mark to protest against the oppressive salt laws imposed by British on Indians. नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च जिसे हम जानते हैं, 1930 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था. ये नमक कानून के विरोध में था, जो नमक कानून ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हम इंडियंस पे लगाया था. The salt laws made the manufacture and distribution of a salt a monopoly of the British. ब्रिटिशर्स ने ये कहा था कि जो नमक है वो हम बनाएंगे, हम मैन्युफैक्चर करेंगे और हम इसको लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या फैलाएंगे. और ये दिखाता है ब्रिटिशर्स की मोनोपोली को. मोनोपोली मीन्स एकाधिकार, खुद ही पूरे मार्केट पे कब्जा कर लेना एक व्यक्ति द्वारा, एक कंपनी द्वारा. दैट इज नोन एज मोनोपोली. मोनो मीन्स वन. ओके, this hit the common people of India hard as they found it difficult to buy a commodity as essential as salt. और इससे क्या हुआ, लोगों को दिक्कतें आने लगी, नमक के रेट्स बढ़ गए थे. On 12th March 1930, Gandhi
along with 78 of his followers, marched from Sabarmati Ashram near Ahmedabad to the coastal village of Dandi. On 6th April 1930, he picked up a handful of salt and symbolically broke the salt law. गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ में साबरमती आश्रम से डांडी विलेज की तरफ निकले और वहां उन्होंने समुद्र किनारे 6 अप्रैल 1930 को मुट्ठी में नमक लेकर नमक सत्याग्रह और इस ब्रिटिशर्स के इलीगल नमक कानून को तोड़ा. He broke the salt law. Gandhiji's dissent strengthened the freedom movement and helped India win its freedom. गांधी जी के जो डिसएग्रीमेंट थे ब्रिटिशर्स के लॉस के खिलाफ और उनका जो एग्रेसिव स्ट्रेंथ था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, इन चीज़ों ने कुल मिला के भारत को स्वतंत्रता दिलाने में, फ्रीडम दिलाने में काफ़ी हेल्प किया. नाउ विल सी द लास्ट वन, एंटी लीकर एजिटेशन. नशेबंदी के खिलाफ किया गया संघर्ष. Alcoholism or the addiction to the alcohol beverages is one of the major challenges facing India today. नशा, व्यसन की जो आदत है वो इंडिया में बहुत कॉमन है. Alcoholism takes a terrible toll on society as it is not only affect the mental and physical condition of the victim but also affect the entire family over time. नशा सिर्फ एक अकेले व्यक्ति को नहीं परेशान करता, बट उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है, द नेगेटिव इफेक्ट इज फॉलिंग ऑन हिज फैमिली मेंबर्स ऑल्सो. अल्कोहल एडिक्शन किसी चीज़ की तलब, नशा. अल्कोहल एडिक्शन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई रेट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इन द कंट्री. जो व्यसन है, नशा है, इससे लोगों के घरों में जो घरेलू हिंसाएं हैं वो भी बढ़ जाती हैं. टू एड्रेस दिस सोशल इविल सेवरल एंटी लीकर मूवमेंट्स हैव बीन लॉन्च्ड इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस. भारत देश के आज़ाद होने के बाद भी बहुत सारे ऐसे आंदोलन, संघर्ष हुए नशेबंदी के खिलाफ. वन ऑफ द फर्स्ट सच मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन 1991 बाय अ ग्रुप ऑफ वुमेन फ्रॉम द नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश. पहला ऐसा आंदोलन सन 1991 में आंध्र प्रदेश की महिलाओं द्वारा किया गया. लेड बाय वुमेन नोन एज द दुबागुंटा रोजम्मा, इट sought टू persuade द स्टेट गवर्नमेंट टू shut द लोकल लीकर शॉप्स इन द डिस्ट्रिक्ट. इन्होंने, जो महिलाओं का ग्रुप था दुबागुंटा रोजम्मा, इन्होंने वहाँ की राज्य सरकार, आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट थी, लोकल गवर्नमेंट को कहा कि आप जो लीकर शॉप हैं, जो शराब की दुकानें हैं, उनको बंद करा दीजिए. द गवर्नमेंट वॉज रिलेक्टेंट एज द सेल ऑफ लीकर वॉज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू और इनकम फॉर द गवर्नमेंट. बट गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा राजस्व, पैसे कमाने का टैक्स के माध्यम से बहुत बड़ा अच्छा सोर्स था. However, the anti-liquor movement continued to gather strength and eventually compelled the government to ban the production and sale of some varieties of alcohol in 1993. But गवर्नमेंट को तो राजस्व मिल रहा था, पैसा मिल रहा था, और यहाँ एक तरफ से पब्लिक का भी प्रेशर था, एजिटेशन हो रहे थे. तो गवर्नमेंट ने प्रेशर में आके कुछ, नॉट फुल्ली बट कुछ वेराइटीज़, जो अल्कोहल की कुछ वेराइटीज़ थी, उनको बैन किया इन 1993. मीन्स 91 में एजिटेशन स्टार्टेड. गवर्नमेंट हैज़ टेकन डिसीजन इन 1992. डिस्पाइट द ह्यूज लॉस ऑफ रेवेन्यू, कंप्लीट प्रोहिबिशन निषेध करना, बंद करना, with a state-wide ban on all alcoholic beverages was imposed in 1995. This ban was partially relaxed in 1997. गवर्नमेंट ने क्या किया कि 1995 में कंप्लीट बैन कर दिया. राजस्व, रेवेन्यू, टैक्स के लॉस होने के बावजूद कंप्लीट बैन इन 1995. बट in 1997
दे रिलैक्स्ड मतलब कहीं कुछ छूट दी गई, partially not fully छूट दी गई in 1997. So my dear student, here we have completed our civics chapter 1. I hope I supported you or explained you in my way. Thank you class.